थोड़ा वक्त लगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह अपने भी आंसू समेटने में, थोड़ा वक्त लगा कहीं ना कहीं उस चौड़ को वापस से जेब में रखने में। ऐसे कौन खेलता है भाई फुटबॉल? नहीं, इसका इलाज भी कैसे, इसको फुटबॉल भी कैसे कहा जा सकता है? कल भाई यहां पर अल सैक्सी नसर पे आखिरी चांस था और एक बहुत ही ज्यादा पेंडिंग अल हिलाल, जो कि समझ में आ रहा है कि अल नसर का क्रिप्टोनाइट है, नहीं हरा पाते, हरा ही नहीं पाते, मनता ही नहीं है, खेला ही नहीं जाता उनसे। अल नसर वर्सेस अल हिलाल किंग्स कप बिन सलमान खान फाइनल में यह मैच होने वाला था और यहां पर काफी ज्यादा हाई होप्स थे गिवन द फैक्ट कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक अच्छी फॉर्म में चल रहे थे और यहां पर अल नसर से कुछ अनप्रेसिडेंटेड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। अल नसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, अल नसर को पता था कि वो ठुकने वाले हैं। वो तो खैर ये अलग बात है कि आईपीएल खत्म हो गया तो जय शाह और सऊदी वालों ने मिलकर कोलैबोरेशन में स्क्रिप्ट निकाली और मैच हमको अच्छा मिला। स्टार्टिंग की बात करें तो यहां पर अल हिलाल ने मित्रोविच के थ्रू यहां पर गोल स्कोर कर दिया, लेकिन मैं आपको पहले हाफ की पूरी अगर टाइमलाइन की अगर मैं बात बता दूं, बहुत गंदा खेलती है अल नसर। मैं मजाक से हटके बता रहा हूं भाई, मतलब इतना गंदा खेलती है और आईएसएल की टीम से इनका मैच करवा दो, मैं सही बता रहा हूं बहुत हद तक यहां पर मैच टक्कर का हो सकता है और चौंकूंगा नहीं अगर आईएसएल की टीम इनको हरा भी दे। मतलब 4 पासेस नहीं निकाल सकते भाई। और वही वाली चीज है ना कि मैं आई थिंक लाइव में भी ये बात कर रहा था और इस वीडियो में भी मैं ये बात करूंगा कि अल हिलाल के प्लेयर्स को देख के आपको लगता है कि यूरोप में अभी भी खेल सकते हैं। बोनो की बात कर लो, मित्रोविच की बात कर लो, रूबन नेवेस की बात कर लो, और वो तो भगवान की कृपा है कि सर्ज मिलिनकोविच, नेमार यहां पर खेल नहीं रहे थे। सोचो ये दोनों अगर खेल रहे होते तो क्या हाल होता। मतलब अगर अल नसर की बात करो इन कंपैरिजन तो यहां पर आपके पास अमीर गरीब है, उसके बाद यहां पर आपके पास एलेक्स टेज है, डिस्कार्डेड है, उसके बाद आपके पास आयोमरिक लेपोर्ट था जो खेल नहीं रहा था, फोफाना था जिसको पता नहीं कहां कर दिया है, उसे वो पता नहीं कौन से अमेज़न के जंगलों में घूम रहा है वो। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर सादियो माने की, सादियो माने का तो जो डाउनफॉल आया है, मतलब मेरे को लगता है कि सादियो माने पे रिसर्च होनी चाहिए भाई कि कोई इतनी स्पीड से डाउनफॉल कैसे ले सकता है भाई। मतलब उसने जो हगा है भाई, मैं सही बता रहा हूं कि यहां पर अल नसर 10 बंदों के साथ ज्यादा बढ़िया खेल रही थी इन कंपैरिजन टू 11। उसके पीछे का सिर्फ रीजन यही था कि सादियो माने बाहर बिठा दिया गया था। सादियो माने का जो डाउनफॉल हुआ है। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करते हैं, पहले 15 मिनट तो सर को बॉल ही नहीं मिली, बॉल टच भी नहीं हुई, ऐसे मत्था भी नहीं टेका है बॉल पे। लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो आदत है कि वो ड्रॉप डीप करता है, बॉल को टच करना चाहता है, बॉल को अपने पैरों में रखना चाहता है और वहां से गेम बनाना चाहता है। ये चीज हुई तो, लेकिन जैसा मैं यूरोप में भी जब वो खेलता तब भी कहता था, अब भी कहता हूं, इसका कोई फायदा नहीं होता ना क्रिस्टियानो रोनाल्डो को होता। हो सकता है क्योंकि उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए और यूरो स्किन इन द गेम हो जाए, लेकिन कलेक्टिवली तो उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर सबसे आगे है, अगर स्पीयर हेड कर रहा है वो अटैक को, और वही अगर ड्रॉप डीप कर जाए तो फोकल पॉइंट खत्म हो जाता है टीम का। लेकिन जो चीज मेरे को सबसे ज्यादा खटक रही थी पूरे गेम में वो ये था क्रिस्टियानो रोनाल्डो बीइंग 39 ईयर्स ओल्ड, वो भाग रहा है, उसको भगा भी रहे हैं और क्रॉसेस के नाम पे तो जो गंद मचाया है ना अल नसर ने, मतलब देख के हंसी भी आती है, लेकिन एट टाइम्स आप एज अ न्यूट्रल तो मैच नहीं देख सकते। मैं आपको सही बात बता रहा हूं। हाँ, जो बाद में पागलपंती हुई वो तो एक कॉमेडी उसमें चला गया, वो एक पूरा एंटरटेनमेंट पर्पस पे चला गया, लेकिन अगर आप स्पोर्टिंग पर्सपेक्टिव से बात करो तो आप देखोगे नहीं ये गेम डेफिनेटली, क्योंकि इस तरीके का इरिटेटिंग गेम यहां पर अल नसर खेलती है कि आपको लिटरली अपने आप से पूछना पड़ता है मैं अपना टाइम इसमें वेस्ट क्यों कर रहा हूं। लेजिट मैं बता रहा हूं, एग्जैजरेट नहीं कर रहा इस चीज को। जितने भी लोग थे, हम लोग 2000-2500 लोग जितने भी उस टाइम देख रहे थे, उनको पता है कि भाई अल नसर कितना गंदा गेम खेल रही थी। सेकंड हाफ होता है और सेकंड हाफ के बाद हमारे डेविड चीचा ओस्पिना यहां पर अपना छीछा करवाते हैं और रेड कार्ड ले लेते हैं। और अभी तक हमको लग रहा था कि स्क्रिप्ट शायद से एक तरफा लिखी गई है, लेकिन नहीं, स्क्रिप्ट में भेदभाव ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि उसी का कुछ टाइम बाद यहां पर सबसे पहले अल हिलाल को भी एक रेड कार्ड मिलता है। और रेड कार्ड तो ऐसा रेड कार्ड था, मतलब लाइक ऐसे से माथे को पुच्ची करते हैं ना, पुच्ची बस, और रेफरी सामने खड़ा था, सामने निकाल के रेड कार्ड दे दिया। अगेन लाइक ये रेड कार्ड रूल्स के हिसाब से ठीक है, बट सामने से साफ दिख रहा है कि अल नसर के प्लेयर ने वहां पर बहुत ज्यादा एक्टिंग करी है। और रूल्स में लिखा है ना कि अगर एक्टिंग करते हुए पकड़े गए तो सिमुलेशन के चार्ज में आप पे येलो कार्ड बन सकता है। तो वहां पर ठीक है, मतलब समझ गए कि रेफरी ने यहां पर रेड कार्ड दे दिया। उसके बाद अल नसर ने इक्वलाइज भी कर दिया और फिर कूलीबाली जो ऑलरेडी येलो कार्ड पे था, वो चीचा भी अपना रेड कार्ड लेके भाग गए। तो एक गेम जिसमें अल हिलाल बेहतरीन खेल रही थी, अच्छा खेल रही थी, डरा भी रही थी, बस गोल नहीं मार पा रही थी। दूसरी तरफ अल नसर जिसका कुछ अता पता नहीं है,
यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ताबड़तोड़ भगाए जा रहे हैं, क्रॉस के नाम पे हग रहे हैं, कोई पास नहीं निकल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि रोनाल्डो को चांस नहीं मिला, एक दो चांस मिला डेफिनेटली, और रोनाल्डो को बरी भी करना चाहिए था, वहां पे रोनाल्डो भाई ने हक दिया। लेकिन अगर आप मेजोरिटी सीन को देखोगे तो जहां रोनाल्डो को लेजिट भाई ज्यादा कुछ केविन डी ब्रुइने बनने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल एक फुटबॉल प्लेयर बनने की जरूरत है, एक पास निकालने की जरूरत है, वहां पर अल नसर ने हगा है। तो आप कह सकते हो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक दो चांसेस मिले, लेकिन मिल 10-12 सकते थे बहुत आराम से, पता नहीं क्या कैसे खेल रहे थे। तो एक टीम ऐसी थी, ये टीम में एक प्लेयर चला जाता है रेड कार्ड के चलते, तो यहां पर बैलेंस करने की जरूरत थी। अल हिलाल के 2 प्लेयर गायब कर दिए 2 मिनट में, और यहां पर अल नसर को इक्वलाइज भी करवा दिया। गेम यहां पर एक्स्ट्रा टाइम में जाता है, और इस पूरे गेम के दौरान हमको क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरफ से बेहतरीन बाइसिकल किक का अटेम्प्ट मिला, जो कि गोल पोस्ट से टक करके वापस आ गया। एंड अगेन ये गोल अगर जाता तो शायद से, लाइक आई एम नॉट सेइंग स्टेक्स, बट मैं सिर्फ ब्यूटी और क्लासिक के मामले में बता रहा हूं, ये जुवेंटस वाले गोल से भी प्यारा गोल होता। इतना प्यारा यहां पर रोनाल्डो ने इस चीज को पिक किया था, बहुत सही पिक किया था, बहुत मजा आया था उसको देखने में। बट हाँ, लक, जब ये कहते हैं ना किस्मत खराब हो तो ऊंट पे बैठा हुआ भी कुत्ता काट लेता है। पेनल्टी शूट आउट होती है, पेनल्टी शूट आउट में तो स्क्रिप्ट का कुछ भी काम नहीं करता, अल नसर के प्लेयर ने हक दिया, एंड डिजर्वेडली सो अल हिलाल ये मैच जीत जाती है। इसके बाद काफी बड़ा हेडलाइन तब बनी जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो रोते हुए दिखे। अब यहां पर डेफिनेटली उनको ट्रोल करने का एक बढ़िया मौका मिल गया कि अब किंग्स कप के लिए कौन रोता है भाई, है किंग्स कप के लिए कौन रोता है। देखो बात तो सही है टेक्निकली, बट देखो अगर आप इसको थोड़ा सा लेजिट उसमें देखोगे तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का थोड़ा सा उदास होना बनता तो है। 2 साल हो गए अल नसर में, लीग टाइटल वो नहीं जीते हैं, एक किंग्स कप जीते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशंस में AFC चैंपियंस लीग भी वो नहीं जीते हैं। सो डेफिनेटली क्रिस्टियानो रोनाल्डो डिस्पाइट की इंडिविजुअल एफर्ट्स उसके ताबड़तोड़ जा रहे हैं, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है, लेकिन जवाबदेही तो देनी बनती है। और ये खुद क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ही पता है कि वो जिस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है, अगर वो अपनी टीम को नहीं जिता पा रहा तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस और जवाबदेही तो देनी पड़ेगी। और फिर हेटर्स का मुंह कैसे बंद करवाओगे अगर आपकी टीम ऐसे हक रही है। देखो सिंपल सी बात यह है कि मैं ये नहीं कह रहा कि, और किसी को कहना भी नहीं यही चाहिए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सोल ब्लेम है कि यहां पर अल नसर अभी तक नहीं जीत रही, लेकिन पॉइंट सिर्फ इतना है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पता है कि अगर वो 40-50 गोल मार रहा है लेकिन फिर भी अल नसर ट्रॉफीज नहीं उठा पा रही, तो एक तो उसके पर्सनल रिकॉर्ड्स की भी छीछा हो रही है, और दूसरी तरफ यहां पर उससे सवाल भी पूछे जाएंगे कि अगर उसका से है अल नसर की टीम बिल्ड करने में, तो वो टीम कैसे बिल्ड कर रहा है। और अगर यहां पर अल नसर कलेक्टिवली यहां पर हग रही है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी उसी टीम का पार्ट है, उसको ब्लेम भी लेना पड़ेगा। सो आई थिंक आप अंडरस्टैंड इसको कर सकते हो कि पेनल्टी शूट आउट पे हारना इतना अपने आप को, क्योंकि देखो यार सब बढ़िया है, लेकिन कोई मेरे को एक है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हगा है, यस पार्शियली ट्रू है, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो उस पूरी अल नसर की टीम में सबसे ज्यादा एक बंदा लग रहा था जो कि चेंज लेके आ सकता था। स्ट्राइकर का काम नहीं है कि वो 70-80 टच करेगा एक गेम में, स्ट्राइकर का काम है कि वो यहां पर अगर 20 टच भी कर रहा है, लेकिन वो 20 टच ऐसे होने चाहिए कि वो एक टच के बाद गोल आना चाहिए। और मैं बता रहा हूं लेजिट कि 1-2 चांसेस बने, लेकिन उसके बाद यहां पर जो अल नसर ने एक पुअर पासिंग करी, एंड आई वाज लाइक ऑन लाइव स्ट्रीम हम लोग बात कर रहे थे और मैं बोल रहा था कि अबे 4-5 पास भी अगर ढंग से कर देना तो ये गोल मार देंगे। अल हिलाल बहुत ज्यादा डिजर्व करती है। अल हिलाल में नेमार नेक्स्ट सीजन जब आएगा, आई एम सॉरी टू से, अल नसर इससे भी ज्यादा बुरी तरीके से हारने वाली है अगर ऐसे ही ये रिक्रूटमेंट करते रहे। चूतिया पाल रखे हैं इन्होंने। खैर इसी के साथ अगर बात करते हैं यहां पर चैंपियंस लीग फाइनल की, पहली बात तो चैंपियंस लीग फाइनल ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेरे को तो लगता है खुद सऊदी के सलमान बिन मेरे को लगता है कि चैंपियंस लीग फाइनल ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेरे को लगता है कि सऊदी के प्रिंस की अगर हम बात करें, वो भी सोचते होंगे हाय ये क्या बना दिया, ये इसको डिसबैंड किया जा सकता है, कि इसको रिफंड कर दिया जा सकता है कि इन सारे प्लेयर्स को। इतनी खराब क्वालिटी थी इस गेम की। बट अगर चैंपियंस लीग फाइनल की बात करें, इस पर बहुत टैक्टिक्स की छीछा वगैरह हमने कर दिया, लेकिन मैं तुमको लास्ट मिनट प्रेडिक्शंस की अगर हम बात करें या फिर प्रीव्यू की बात करें, मैं इस गेम को लेकर क्या सोचता हूं। मेरे को लगता है कि एक गेम फेवरेट्स और अंडरडॉग्स का नहीं है। इसके पीछे मैं तुमको एक लॉजिकल सा ओपिनियन दे देता हूं। देखो सिंपल सी बात है, डॉर्टमुंड के पास स्क्वाड वैल्यू नहीं है जितनी रियल मैड्रिड के पास है। डॉर्टमुंड के पास वो मेंटालिटी भी नहीं है शायद से कि यहां पर रियल मैड्रिड के पास है, ये भी क्लियर है। लेकिन डॉर्टमुंड के पास जो एक चीज है वो ये है कि वो इस पूरे कैंपेन को कहीं ना कहीं बहुत अनप्रिडिक्टेबल और अनइंटेंशनल तरीके से मजे लेते हुए आ रहे हैं। उनको पता है कि हर स्टेज पर डॉर्टमुंड को बाहर होना चाहिए था,
बहुतों के हिसाब से, लेकिन वो बाहर नहीं हुए और वो सबको गलत प्रूफ करते हुए आ रहे हैं। ऐसे में उनके लिए यहां पर रियल मैड्रिड के साथ लड़ना कोई डिफरेंट नहीं है। रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी उनको पता है कि वही चीज है कि जो पीएसजी के अगेंस्ट भी सब कह रहे थे कि पीएसजी इनका छीतड़ा उड़ाने वाली है, रियल मैड्रिड भी इनकी छीतड़ा उड़ाने वाली है। एथलेटिको मैड्रिड की सिमियोनी में जो ग्रीजमैन परफॉर्म कर रहा था वो भी उड़ाने वाला था, न्यूकासल और मिलान भी इनकी उड़ाने वाली थी, लेकिन इन सबको एक गलत प्रूफ कराए तो क्यों नहीं रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी ये गलत सबको प्रूव कर सकते हैं। और इस मेंटालिटी के साथ अगर डॉर्टमुंड जाएगी तो दे हैव अ रियल चांस। 90 मिनट की बात है, ये खुद यहां पर कार्लो एंसेलोटी ने कहा कि चैंपियन लीग फाइनल में आपका जो पूरे का पूरा जर्नी है वो सिर्फ एक ही मायने में मैटर करती है कि आप उसको अपनी मेंटालिटी के बेसिस पे कैसे यूज करने वाले हो। और रियल मैड्रिड के अगेंस्ट 90 मिनट एनीथिंग कैन हैपन। अब रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से बात करें, दे आर अंडर वेरी प्रेशर। अब देखो एक मिनट, कोई टीम अगर प्रेशर को बीट कर सकती है उसी के लहजे में तो रियल मैड्रिड से बढ़िया क्लब कोई नहीं, बट प्रेशर तो है। जब आप अंडरडॉग नहीं होते हो, आपको फेवरेट बना दिया जाता है, चाहे आप मानो या ना मानो, जैसे नाचो और मॉड्रिच ने भी कहा है, तो आप इसका कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आपको पता है कि आप यहां पर फेवरेट बना दिए गए हो और सामने वाली अंडरडॉग बनाई गई है, इसका मतलब सामने वाली जो टीम है उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं और आपके पास सब चीजें खोने के लिए। ऐसे में यहां पर रियल मैड्रिड की छोटी से छोटी गलती डॉर्टमुंड को एक बहुत बड़ा मोटिवेशन दे सकती है कैपिटलाइज करने के लिए। जहां मेरे को लगता है कि डॉर्टमुंड सही में सबसे ज्यादा हर्ट कर सकती है वो उनकी पेस है और उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। देखो सिंपल सा ये है कि जब पता होता है कि एक टीम में यहां पर कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि फोड़ेगा ही फोड़ेगा, तो कोई भी फोड़ सकता है। और रियल मैड्रिड के पास अनप्रिडिक्टेबल ये है कि रियल मैड्रिड के पास एक दो प्लेयर नहीं है बल्कि सारे प्लेयर्स हैं, वो भी एक अनप्रिडिक्टेबल है कि कोई कभी कहीं से भी मार सकता है। आप यहां पर चेरी पिक कर सकते हो विनीसियस जूनियर को कि वो तो मारेगा ही मारेगा, लेकिन फिर आप चेरी पिक कर सकते हो जेडन सांचो। लेकिन तय बात तो ये है ना कि डॉर्टमुंड भी अपने अंदाज में अनप्रेडिक्टेबल तो है, क्योंकि फुलक्रूग जो एक ट्रेडिशनल नंबर 9 है, लेकिन वही उनके पास विंग्स पे पेस भी है। वही उनके पास अगर आप देखो तो जेडन सांचो के पास एक बहुत बढ़िया ड्रिबलिंग एबिलिटी है, लेकिन जूलियन ब्रांट इस समय डॉर्टमुंड का सबसे इफेक्टिव प्लेयर है। वही अगर रियल मैड्रिड की बात करो तो विनीसियस जूनियर इस समय स्काई हाई चल रहा है, लेकिन यह बात तो माननी पड़ेगी ना कि रियल मैड्रिड के पास भी कोई सेट ऑफ पैटर्न नहीं है। इसका मतलब ये गेम एक केओस में तो चेंज होगा, और इसीलिए मेरे को लगता है कि पिछले 3-4 साल की जो हिस्ट्री बनती हुई आ रही कि एक फाइनल 1-0 में एंड होता है, वो भी हमको आज टूटता हुआ दिखेगा। गोल्स बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं हमको। ऐसा नहीं सोच रहा मैं 4-5, 5-4 की स्कोर लाइन जाएगी, लेकिन अच्छे खासे हमको 3-4 गोल इस फाइनल में देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अमेजिंग है। जो एक चीज मेरे को लगता है कि इस गेम में दोनों टीम करेंगी कि पहले हाफ में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, बीच में मत बोल भोसड़ी के, पहले हाफ में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेकेंड हाफ में एनी ऑफ द टीम के पास खेलने को ही ना बचे। यानी कि रियल मैड्रिड 2-0 या फिर डॉर्टमुंड 2-0। पहला हाफ मेरे को लगता है काफी केजी होगा। अगर पहले हाफ में ही कंट्रोल खो दिया, मैं लेजिट बता रहा हूं, अगर पहले हाफ में कंट्रोल खो दिया गया तो ये गेम रियल मैड्रिड के हाथ से निकल जाएगा। दैट्स द पॉइंट। क्योंकि पहले हाफ में आप केओस अगर हो रहा है तो गेम रियल मैड्रिड के हाथ में नहीं है, गेम डॉर्टमुंड के हाथ में, क्योंकि डॉर्टमुंड को पता है कि वो टैक्टिकली और डोमिनेशन के मामले में रियल मैड्रिड को बीट नहीं कर सकते। जहां उनका चांस बनता है वो केओस है।